सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। आज एमपी के सागर में होंगे पीएम। संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। करीब 500 संत इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पीएम जनसभा को भी यहां पर संबोधित करने वाले हैं। करीब 100 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हो रहा है और उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भूमि पूजन का यह सिलसिला शुरू होगा। आज करीब 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रम जिसके तहत विकास कार्यों की सौगात भी, लेकिन सबसे खास कार्यक्रम संत रविदास मंदिर, इसका भूमि पूजन आज पीएम के हाथों होगा। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वाणी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। संत रविदास वे हैं जिन्होंने अपने शब्दों और काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को सेवा भाव और करुणा भाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रविदास रैदासी पंथ की स्थापना भी की। संत रविदास ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित किया है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, और ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके बताए मार्ग से सभी को जोड़ने के लिए सागर में सरकार उनका मंदिर तैयार करने जा रही है। इसकी लागत 100 करोड़ रुपए आएगी। मंदिर और संग्रहालय रहेगा। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभाखंड, इसका आकार फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभाखंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त, साधक, विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह, मुलाकात और यहाँ प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। गजेबो, इस स्थान का उपयोग बैठने, पढ़ने, नाश्ता करने के साथ ही लोग विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पथ की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए सीधे सागर चलते हैं। सहयोगी शैलेंद्र चौहान वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सिलसिलेवार कार्यक्रम भी आज समझाएगा, क्योंकि न सिर्फ सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी बहुत खास कार्यक्रम। क्या कुछ होना है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? हाँ, देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर 2 जगह प्रमुख रूप से पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो रैदास जो मंदिर, रविदास जी का जो संत शिरोमणि मंदिर जो बनना है, उस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो वो बड़तुला गांव है, बड़तुला गांव में पीएम मोदी पहुंचेंगे। यहाँ पर एक हवन कुंड बनाया गया है, यहाँ पर पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे और उस मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जो कि करीब 100 करोड़ की लागत से बनना है। इस मंदिर का निर्माण कार्य इसके तुरंत बाद ही शुरू हो जाएगा। तो पीएम मोदी यहाँ पर जो सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम की आधारशिला रखने, भूमि पूजन करने के साथ ही मंदिर के निर्माण को शुरुआत होने के बाद यहाँ से फिर एक पास में ही ढाड़ा गांव है, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर ढाड़ा में एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तो इस आयोजन स्थल पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक बड़ी सभा होगी। यहाँ पर सागर जिले के आसपास के करीब जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों के यहाँ पर जो लोग वो पहुँचेंगे। इसके अलावा संत रविदास के जो बुंदेलखंड में जितने भी अनुयायी थे, वे सभी अनुयायी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं।
निश्चित तौर पर एक बेहद ही खास कार्यक्रम शैलेंद्र, और जो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं कहें जो जारी हुआ था इस मंदिर को लेकर, वो भी काफी भव्य फिलहाल नजर आता है। शैलेंद्र, एक और मुख्य कड़ी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये भी कि समरसता यात्रा बीजेपी ने निकाली थी, हर मठ मंदिर से, हर नदी से पानी लाने की बात थी। मुझे लगता है कि उस यात्रा का समापन भी आज इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल, देखिए 25 जुलाई से सामाजिक समरसता यात्रा शुरू की गई थी, जो कि प्रदेश के 46 जिलों से होकर आज यहां पर समाप्त होगी। तो ये जो यात्राएं अलग अलग जगह से 5 यात्राएं शुरू हुई थी, जो कि जिनका समापन होगा। तो इस दौरान 396 नदियों से पानी जो जल लिया गया था वो जल कलश में एक जगह पर आएगा। इसके अलावा जो गांव की माटी, करीब 43,000 से गांव ऐसे थे जिनमें अलग अलग ये यात्रा पहुंची है, तो वहां के जो माटी है, जो जल है, वो सब चीजें संग्रहित करके यहाँ पर लाई जाएगी और इस सब का यहाँ पर जो मिश्रण है उससे ही यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। चलिए, इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात विंध्य की करेंगे, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पति पत्नी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा दोनों ने कमल का साथ थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सदस्यता दिलाई है विधिवत रूप से, घर वापसी का मौका दिया, इसलिए भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद देती हूं, नीलम मिश्रा की तरफ से कहा गया। जबकि अभय मिश्रा ने कहा है कि 2008 से 13 भाजपा विधायक रहा हूं। भूलवश या मान लीजिए हड़बड़ाहट में मैं समझ नहीं पाया और मैं पिछले 2018 वाले चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया और मैं अपनी परंपरागत सीट सिमरिया छोड़कर रीवा विधानसभा से चुनाव लड़ा, जहां 12,000 वोट के ऊपर कभी कांग्रेस को नहीं मिले। वहां मुझे 52,000 वोट मिले, 52,000, किंतु मैं शुक्ला जी से चुनाव हार गया। और हारा तब मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में पूरे के पूरे पार्टी के अंदर भीतरघात एक कल्चर है, सब के सब भीतरघात करते हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इनका मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, सेवा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पार्टी के अंदर लड़ो, सभी हराएं उनसे जीतो, तब बाहर वाले से लड़ो। और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो 18 वर्ष से अगर इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर, तो ये एक दैविक पद होता है। और सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई है। 27 से ज्यादा यात्री घायल हैं, 6 की हालत गंभीर बनी हुई है, रीवा रेफर किया जा चुका है। बाकी घायलों का सीधी जिला अस्पताल में उपचार फिलहाल चल रहा है। रीवा से सिंगरौली की ओर बस जा रही थी, गौतम ट्रैवल्स कंपनी की बस है। NH 39 पर बढ़ौरा की पूरी घटना। रहे हमके कंडक्टर वाले जौन टिकट काटत है, हाँ। तो पीछे बैठाए रहे, हाँ। हम पीछे बैठे रहे, हाँ। आप पीछे से तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है, हाँ। पलट गए, हाँ। तो वहीं पड़े थे, बस में चपेटे, हाँ वहीं पड़े थे। कंडक्टर हाँ, कंडक्टर जवान रहा। तो एम्बुलेंस तुम कहीं यहाँ पे नहीं ले आए? एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। इसमें सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी, सभी अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ जिला अस्पताल में, डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं। इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रीवा रेफर किया जा रहा है। और देख के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सभी सुरक्षित रहेंगे और मृत्यु ट्रीटमेंट जारी है। जी सर, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो कहाँ के हैं? प्रॉपर लोग उनकी पहचान हो किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग अभी पूछताछ में पता लगा, ज़्यादातर तो लोकल ही है जी, कुछ देवसर के होना बताए, कुछ शायद सिंगरौली के भी हैं। सब डिटेल्स लोग ले रहे हैं जी, कौन कहाँ है। अधिकांश के परिजन भी आ गए और सभी बेड पे अंडर ट्रीटमेंट है। होपफुली सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। आगे बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर सना खान लापता थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उनकी हत्या की गई है। 1 अगस्त से सना खान लापता थी। बीजेपी कार्यकर्ता सना खान, जिनकी तलाश में पुलिस भी जुटी हुई थी। अमित साहू ने सना खान की हत्या की, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अमित साहू का सना खान से विवाद भी हुआ था। नागपुर पुलिस ने हत्या की पुष्टि कर दी।
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण बोर्ड ने ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित 59 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। 13 अस्पतालों का पंजीयन रद्द किया है। 11 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक शहर में कई अस्पताल मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन इंसिनेटर के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन प्रदूषण को लगातार बढ़ावा देते आ रहा है संक्रमण। यही वजह है कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। इधर बैतूल की मुल्ताई तहसील में 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कुछ युवाओं को नगरपालिका ने तिरंगा लगाने की परमिशन दे दी। 2 दिन बाद राजस्व विभाग ने तिरंगा लगाने का काम रुकवा दिया। इससे युवाओं में काफी आक्रोश है। तिरंगा यहीं लगेगा का नारा देकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हर रात सुंदरकांड का पाठ करने का भी संकल्प लिया है। मुल्ताई नगरपालिका के लिए मामला गले की फांस बन चुका है। पहले नगरपालिका के तिरंगा लगाने के लिए एनओसी जारी की और उसके बाद खुद ही मामले की जांच की बात भी कह रहे हैं। मामले को लेकर अधिकारियों की बोलती भी बंद है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ से कुछ बिजली विभाग के वायर्स वगैरह जा रहे थे, उनसे हमने अनापत्ति लिए हैं एवं किसी अज्ञात लोगों ने बेवजह का इसमें आपत्ति जताते हुए अनुविभागीय अधिकारी के पास में कंप्लेंट की है एवं अज्ञात लोगों की वजह से यह राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है और इसका काम रोका गया है, जबकि यह काम कार्यरत इसमें था और इसका गड्ढा बुझा दिया गया है, यह बड़ा निंदनीय है। यह तिरंगा न लगने देने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग तिरंगा लगाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम लोगों की एक संकल्प है कि तिरंगा तो यहाँ लगेगा। इसके लिए हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मतलब हमने पहले हस्ताक्षर अभियान किया, आगे भी हम गांधीवादी तरीके से ही करेंगे। हमको उग्र होना ही नहीं है। जो लोग इसके पीछे है, जो लोग चाहते हैं कि तिरंगा नहीं लगे, वो लोग यही चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उग्र हो, हमारे द्वारा कोई गलती हो और उसके बाद में वो हम लोगों को टारगेट बनाना चाहते हैं। फ्रीडम फाइटर फैमिली से? मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह परियार जी फ्रीडम फाइटर है। सीहोर जिले के बेशकीमती सरकारी जंगलों की अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 1 साल के अंदर अतिक्रमणकारियों ने सागौन के पेड़ काटकर उन्हें चोर बाजार में बेच दिया है। जंगल में अब खेती की तैयारी भी की जा रही है। कुछ दिन पहले यहां बाकायदा ट्रैक्टर से अतिक्रमणकारियों ने जुताई भी की है। सरेआम वन भूमि पर खेती की तैयारी के बावजूद विभागीय अफसरों ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद विभागीय अफसरों पर साठगांठ के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात की गई है तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, जांच कर उचित कार्रवाई होगी। दीवानगी तो दीवानगी होती है, फिर चाहे किसी के लिए भी हो। ऐसा ही एक दीवाना बड़वानी के सड़कों पर देखने को मिला। बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते हुए अपने दोस्तों के साथ निकला। गदर 2 के रिलीज होने को लेकर सनी देओल के दीवाने शिवा अपने आप को रोक नहीं पाए। फिल्म देखने के लिए 5 से 10 हजार बैंड और ताशे पर खर्च कर दिए। और इसके बाद ये तस्वीर। अब मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की बात करेंगे, जहां श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। मंदिर के बाहर मंदिर प्रबंधन की तरफ से बोर्ड लगाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं को मर्यादित कपड़े पहनने की अपील की गई है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की आचार संहिता लागू करने की शुरुआत की गई है।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने वाले महिलाएं, पुरुष, बच्चे और लड़कियां मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, वहीं पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है विनम्र अनुरोध। मंदिर में आने वाली सभी महिलाएं, बालिकाएं एवं पुरुषों से अनुरोध है कि मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं। छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग प्रदान करें। हम ही हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति, मंदसौर। इधर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से किए जा रहे इस आग्रह को लेकर मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट कहते हैं कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही पूजा करने का विधान है। मंदिरों में इस प्रकार की आज बड़ी दुख की बात है कि महिलाओं, कन्याओं से लेकर के पुरुषों वर्ग को लेकर के आज अपने भारत में रहकर के हिंदू संस्कृति के बारे में अब बताना पड़ता है कि इस प्रकार की पहनावा पहनना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अनुसार पहन करके ही भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। वहीं यहां आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर प्रबंधन समिति के इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर प्रबंधन समिति को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। खास तौर पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कैसे वस्त्र पहनकर आना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ मैं, बहुत पहले हो जानी चाहिए पहल, क्योंकि अपन देखते हैं मंदिरों में बहुत ही अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं। लड़के, लड़कियां, आंटियां सभी बहुत ही अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं और अपना ध्यान भगवान की जगह, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान भगवान की जगह उन पे चला जाता है। तो अगर आप एक साधारण परिवेश से आएंगे, एक मर्यादित कपड़े पहन के आएंगे, तो इससे मंदिर में जो सकारात्मक प्रभाव है वो और बढ़ेगा। घर से संस्कार अगर अच्छे मिलेंगे तो मंदिर में 4 जनों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे और परिसर में भगवान के दर्शन करने का भी लाभ मिलेगा। श्रद्धा भक्ति का अपने को मनोकामना का अपना लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छा संस्था ने निर्णय लिया। मेरे को तो बहुत खुशी, और जिसने भी ये पढ़ा है उनको बहुत अच्छा लगा कल के ये निर्णय बहुत अच्छा है। तो मंदिर प्रबंधन समिति ने अभी केवल अनुरोध किया है, प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रतिबंधित भी हो जाए कि किसी भी तरीके से इस तरह के कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आए, ताकि धार्मिक स्थल की मर्यादा यहाँ पर भंग हो। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।